everyone और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 7 ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, किस तरह से उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग आस्पेक्ट हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके अलग अलग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे ही एस्पेक्ट जो हैं वो हम यहाँ पर इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद द लेक्चर। आप ये जो लेक्चर है इसको कोशिश कीजिए कि पूरा देखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक को लेके वो आपके क्लियर हो सके और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सिमिलर रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं, कब इनको ऐड किया गया है, कहाँ से इंस्पायर्ड है ये। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, कहाँ पर इनका मेंशन हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस कि सिग्निफिकेंस किस तरह का है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, किस तरह से उनको एडवांटेज के रूप में लिया जाता है, कैसे लोग उनको प्रेज़ करते हैं। और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिसिज्म कि क्रिटिसिज्म किस तरह का फेस करना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में वी विल डिस्कस द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर उनको एड्रेस करने की या उनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट, ताकि जो कंटेंट है वो उसका जो एसेंस है वो आपको समझ आ जाए। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन की शुरुआत करते हैं हम लोग विद द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 ए है उसके अंदर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं इन आर्टिकल 51 ए। तो आर्टिकल 51 ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए के अंदर इनको कवर किया गया है, इनको एनश्राइन किया गया है, इनको मेंशन किया गया है। अब ये जो टर्म है यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि इनको बाद में ऐड किया गया है। दे वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके उनको ऐड किया गया है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने को मिलती हैं आर्टिकल 51 ए के अंदर। जो 10 ड्यूटीज़ हैं दे वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और जो लास्ट ड्यूटी है, जो 11वें नंबर की ड्यूटी है, इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो दे वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 and 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ऐड करने के लिए। वैसे तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं करती हैं। जापान के अंदर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। तो 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और रशिया और बाकी के अलग अलग स्टेट जो हैं उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो यूएसएसआर जो 1991 से पहले एक कंट्री हुआ करता था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 51 ए के अंदर 11 ड्यूटीज़ जो हैं उनको ऐड किया गया है। 10 ड्यूटीज़ जो हैं दे वर एडेड बाय यूजिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जो एक ड्यूटी है इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिकमेंडेशंस की बात करेंगे या इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो 1976 में इमरजेंसी का टाइम चल रहा था
उस समय की जो सरकार है, उस समय के जो लॉ मेकर्स हैं, उनको ऐसा लगा कि ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए। तो ड्यूटीज़ को ऐड करने से पहले एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है एंड द नेम ऑफ द कमेटी वाज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है और ये जो कमेटी है ये अपने रिकमेंडेशंस यहाँ पर प्रेजेंट करती है। टोटल 8 ड्यूटीज़ इन्होंने बताई थी इस कमेटी ने, लेकिन इनकी कुछ ड्यूटीज़ जो है वो पार्लियामेंट में नहीं मानी जाती और टोटल इस तरह हमें 10 ड्यूटीज़ जो हैं उनका एडिशन देखने को मिलता है इन 1976 और 2002 में एक और ड्यूटी यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। तो इस तरह टोटल हमारे पास 11 ड्यूटी जो है वो देखने को मिलती हैं। So this is all about the introduction. This is all about the introduction of fundamental duties. किस तरह से हम लोग fundamental duties को introduce कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। टोटल 11 fundamental duties हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51A में देखने को मिलती हैं। They were added by 42nd Amendment Act and 86th Constitutional Amendment Act. इसके अलावा अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो दे वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर और दे वर फॉर्मुलेटेड, दे वर एनलिस्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी 1976 में, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस तरह के हैं इन ड्यूटीज़ के साथ जुड़े हुए, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है और उसके अंदर जो आर्टिकल 51A है वो हमें ये ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं, उनका एनलिस्टमेंट हमें देखने को मिलता है और 10 ड्यूटीज़ जैसा कि हमने बताया है अभी 10 ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 11th ड्यूटी और 1 ड्यूटी was added by 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके। अब हम लोग एक एक करके ड्यूटीज़ को ज़रा देख लेते हैं। आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। बाकी ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इन ड्यूटीज़ को एक दो बार पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा किस तरह की ड्यूटीज़ है। तो अगर ड्यूटीज़ की हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 51A जो है ऑफ पार्ट 4A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 11 ड्यूटीज़ विच हैव बीन मेंशन्ड एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो ऑल दीज ड्यूटीज़। ऐसा आर्टिकल 51A हमें बताता है। ABCD करके उनका नंबरिंग जो है, इनका सीक्वेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो जो पहली ड्यूटी की हम लोग बात करेंगे वो कुछ इस तरह है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो यहाँ पर लोगों को, और जैसा कि हमने बताया कि देखिए 51 आर्टिकल जो आर्टिकल 51A है उसके अंदर मेंशन्ड है सिटीजन्स। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं दे आर ओनली फॉर सिटीजन्स, फॉरेनर्स के लिए ड्यूटीज़ नहीं दी गई हैं, सिर्फ सिटीजन्स को ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सिटीज़न है उनको कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अवॉइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। और जो हमारे आइडल्स हैं जैसे आपके नेशनल एंथम हो गया या नेशनल फ्लैग हो गया, उनको ऑनर, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको ऑनर करना हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है। इसके अलावा दूसरी ड्यूटी जो यहाँ पर दी गई है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो आइडल्स हैं, उन्होंने जो हमें आइडल्स दिए, एक रास्ता दिखाया है, उसको मान सम्मान देना, उसको फॉलो करना, उसको चेरिश करना सभी सिटीज़न को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है हमारे पास, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की यूनिटी जो है देखना, इंडिया की जो इंटीग्रिटी, इंडिया की जो सोवर्निटी है, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है।
इसके अलावा कुछ और ड्यूटीज़ दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से सिटीजन्स को। वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जब आपको बुलाया जाता है कंट्री को डिफेंड करने के लिए, जब नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ जो सिटीज़न है वो वहाँ पर अपनी नेशनल सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे कंट्री को लेके। ये ड्यूटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारे सिटीजन्स को। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडिंग डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, चाहे वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गया, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो गया या रीजनल डाइवर्सिटी हो गया, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं इस ड्यूटी के। पहला एस्पेक्ट है फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, कि जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी डाइवर्सिटी है कंट्री के अंदर, उसको एनिमोसिटी में डेवलप नहीं होने देना है। एक जो ब्रदरहुड है, कॉमन ब्रदरहुड, उसको मेंटेन करके रखना है, जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं। और दूसरा चीज़ जो इस प्रोविज़न के अंदर हमें देखने को मिलती है वो है डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो वो सारी प्रैक्टिसेस जो एक वीमेन की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है, डिग्निटी ऑफ वीमेन, तो वो सारे प्रैक्टिसेस जो एक वीमेन की डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है, वो सारे प्रैक्टिसेस को यहाँ पर रिनाउंस करना है, वो सारे प्रैक्टिसेस को यहाँ पर छोड़ देना है। ये ड्यूटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ और ड्यूटीज़ हैं हमारे पास, जैसे टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो जो हमारा एक रिच हेरिटेज है, जो हमारा एक कंपोजिट कल्चर है, जिसके अंदर अलग अलग जो रिलीजन है उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, अलग अलग एथनिसिटी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, अलग अलग रीजनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उसको हमें वैल्यू करना है, उसको हमें प्रिजर्व करना है। तो ये ड्यूटी भी हमारे सिटीज़न को यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दी गई है। नेक्स्ट जो ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिटीजन्स को देता है वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो यहाँ पर सिटीज़न को कहा गया है कि फॉरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करना है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो नेचुरल फॉनल और फ्लोरल रिसोर्सेस हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो लिविंग बीइंग है उनके प्रति एक कंपैशन का जो भाव है वो रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है टू डेवलप दी साइंटिफिक टेम्पर। यहाँ पर अभी जैसे रिसेंटली हम लोग देखेंगे तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली के अंदर, उसको अभी जुडिशरी के अंदर वो जो टॉपिक है वो करंट अफेयर में बना हुआ था। तो वहाँ ये जो ड्यूटी है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जब उसके ऊपर अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो वहाँ आपका जस्टिफिकेशन है, वो जो ड्यूटी है हमारे पास आर्टिकल 51A क्लॉज 1 के जी के अंदर, तो वहाँ पर आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ड्यूटी प्रोवाइड करता है टू बीइंग कंपैशनेट टुवार्ड्स लिविंग क्रिएचर्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो जो रैशनैलिटी है, जो रैशनल एटीट्यूड है उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर की गई है, जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर की गई है ना। ह्यूमैनिज़्म को प्रमोट करने की बात की गई है। ह्यूमैनिज़्म का मतलब होता है कि ह्यूमन जो है वो सेंटर स्टेज में होना चाहिए। जितने भी लॉज हैं, जितने भी कन्वेंशन हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, वो सभी ह्यूमन बीइंग के लिए हैं। अगर ह्यूमन बीइंग को ही दुख पहुंच रहा है, ह्यूमन बीइंग को ही आप परेशान कर रहे हैं सिर्फ लॉज फॉलो करने के लिए, तो वो सब आपको नहीं करना है। जितने भी लॉज, जितने भी रेगुलेशंस, जितने भी कन्वेंशन हैं, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनको परेशान करने के लिए ये लॉज नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम लोग ह्यूमैनिज़्म बोलते हैं, मानवतावाद जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना है, हर सिटीज़न को अपनी प्रॉपर्टी की तरह डील करना है। ये नहीं है कि पब्लिक फुटपाथ है तो वहाँ पर आप उसको गंदा करेंगे। अभी अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि पटना के अंदर जो मेट्रो सर्विस है अभी शुरू हुई है और वहाँ के कुछ लोगों ने उसको पान मसाला वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्पिट करके उन्होंने वहाँ पर अलग अलग कलाकृति बना दी है स्टेशन के अंदर। तो ये सब नहीं करना है। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही आपको पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको सेफगार्ड करना है, उसको साफ़ रखना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो ड्यूटी हमें देखने को मिलती है टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो जो भी काम आप कलेक्टिवली या इंडिविजुअल बेसिस पर कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक्सीलेंस गेन करना है, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट।
जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे धर्मशास्त्र के अंदर धर्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है रिचुअल्स, कंडक्ट या ड्यूटीज़। तो जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ को आपको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करना है ना। जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि जब अर्जुन परेशान हो जाते हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई के अंदर, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको यहाँ पर गीता का ज्ञान देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो। और धर्म का पालन तभी कर पाएंगे जब आप अपने धर्म को समझ पाएंगे कि आप हैं कौन, अपने आप को समझ पाएंगे कि आपका धर्म है क्या। तो धर्मशास्त्र जो है वो हर व्यक्ति के अलग अलग धर्म के बारे में बताता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अगर आप टीचर हैं तो आपको अपना जो टीचिंग का काम है वो बहुत अच्छे से करना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है ना। बिजनेसमैन होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपके एंटरप्राइज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, वो सबका वेलफेयर इंश्योर करना भी आपका काम है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को यहाँ पर अलग अलग काम दिया गया है और वो सबका धर्म है कि हमारे ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो याद दिलाती हैं कि भाई जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आपको करना है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन to provide opportunities for education to his child as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। तो जिन बच्चों के एज जो है वो 6 से लेके 6 साल से लेके 14 ईयर्स के बीच में है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स को एक ज़िम्मेदारी दी गई है, उनके पेरेंट्स को एक ड्यूटी दी गई है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जो पढ़ाई है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसी तरह का जो चीज़ है, इसी तरह के जो प्रोविजंस है वो फंडामेंटल राइट्स में भी हमने डिस्कस किए थे अंदर आर्टिकल 21A। तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट के फॉर्म में भी राइट, जो एजुकेशन का राइट है उसको दिया गया है। और उसी तरह यहाँ पर जो पेरेंट हैं ऐसे बच्चों के, उनको यहाँ पर ड्यूटी की फॉर्म में ये प्रोविज़न दिया गया है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इट वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और बाकी की जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे वर एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस, कि भैया क्या अच्छी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सिग्निफिकेंस की अगर बात करेंगे तो उस समय की जो सरकार है, उस समय के जो लॉ मेकर्स हैं, वो खुद ही इनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह इनके सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं वो उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का एक कोटेशन है दैट इफ़ यू फोकस ऑन योर ड्यूटीज़ द राइट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो द ड्यूटीज़। तो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से करते हैं तो राइट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे उसको। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो राइट्स हैं उनके ऊपर तो बड़ा फोकस करते हैं कि भैया हमारा ये अधिकार है, लेकिन ड्यूटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो लोगों को याद दिलाने के लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द ड्यूटीज़, कि आपका जो नेशन है वो सिर्फ आपको राइट्स नहीं देता है, आपको ड्यूटीज़ भी देता है जो आपको परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर इनको शामिल किया गया है। तो आप लिख सकते हैं टू सेंसिटाइज पीपल about the duties for the nation। तो जो हमारा नेशन है उसके लिए आपको कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, जो हमारा स्टेट है उसके लिए ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है, उसके लिए यहाँ पर इसको रखा गया है। इनका सिग्निफिकेंस के रूप में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस हम लोग बता सकते हैं वो है, वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं नॉन जस्टिसेबल नेचर की हैं, कोई भी कोर्ट उनको एनफोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार लॉ बना के उनको एनफोर्स कर सकती है। तो लेकिन कोर्ट्स जो हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्वायर अबाउट वेरियस स्टैट्यूट या लॉज। तो अगर किसी लॉ की बारी आती है या किसी कानून को इंक्वायर करने की बारी आती है, उसको एनालिसिस करने की बारी आती है, तो वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द कोर्ट्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट्स
टू एनालाइज लॉज या स्टैट्यूट। तो कोई लॉ है उसका अगर वैलिडिटी को चेक करना है तो उस केस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हैंडी हो सकती हैं कोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ से, सिग्निफिकेंस हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, वो है सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना। तो जो सोशल आइडल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको प्रमोट करना, उनको एमुलेट करना, वहाँ पर ये बड़ा ही हैंडी हो सकता है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर प्रमोशन ऑफ सोशल ऑर्डर इन दी सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर सोशल ऑर्डर प्रमोट करना इसका सिग्निफिकेंस के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा और अगर हमें सिग्निफिकेंस बताने हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो और भी सिग्निफिकेंस हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। जैसे आप बता सकते हैं कि ये जो पेट्रियोटिज़म है उसको प्रमोट करता है, तो लिख सकते हैं प्रमोशन या प्रमोशन ऑफ द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज़म एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको भी आप सिग्निफिकेंस के रूप में बता सकते हैं कि पेट्रियोटिज़म की जो फीलिंग है, फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग है, उसको प्रमोट करने में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग सिग्निफिकेंस जो है बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं या बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप पढ़ रहे हैं या बाकी के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ सिग्निफिकेंस आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ज़्यादातर मेन एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस से ही पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है सिग्निफिकेंस के ऊपर, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो गया, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, वो सबका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिसिज्म, कि कैसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन्स के दो फेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में सिर्फ अच्छाई हो, बुराई भी होंगी। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है अलग अलग कारणों की वजह से। वो हम रीजंस देख लेते हैं किस वजह से इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। तो जो पहला क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके, वो है नॉन एग्जॉस्टिव नेचर। तो नॉन एग्जॉस्टिव नेचर का मतलब है कि ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव नहीं है ना। क्या मतलब है कॉम्प्रहेंसिव नहीं है? कि ये जो ड्यूटीज़ हैं दे वर मोस्टली डील्स विद सोशल वैल्यूज़ के साथ ही डील करती हैं। सोशल ड्यूटीज़ ही हमें देखने को मिलती हैं इस लिस्ट के अंदर। जो हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं या जो पॉलिटिकल ड्यूटीज़ हैं या इकोनॉमिक ड्यूटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हमें देखने को मिलती हैं इस लिस्ट के अंदर। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ड्यूटीज़ को यहाँ पर इग्नोर किया गया है और सोशल वैल्यूज़ या सोशल ड्यूटीज़ जो है उनको यहाँ पर ओवर एम्फेसाइज किया गया है। तो एग्जॉस्टिव नहीं है, कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। अगर पॉलिटिकल ड्यूटीज़ भी शामिल होती, इकोनॉमिक ड्यूटीज़ भी शामिल होती तो और बढ़िया होता, और क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि क्यों इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो और भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बता सकते हैं हम लोग कि कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं, है ना, कि नॉन जस्टिसेबल के नेचर के हैं, इसकी वजह से कोर्ट्स इनको एनफोर्स नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से भी इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। हालांकि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको लेके लॉ बना सकता है, या जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वो भी लॉ बना सकती है इनको लेके, लेकिन बहुत कॉम्प्रहेंसिव नहीं है ये, है ना। या जो है इनका नॉन जस्टिसेबल नेचर जो है इनको बेनाइन बताता है। जैसे होता है ना, सांप जिसके दांत नहीं होते हैं, कोई नहीं डरता है उससे, तो ये वैसा ही सांप है। सांप तो है लेकिन दांत नहीं है, तो लोगों को डर नहीं है इनका, इसीलिए लोग इनको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, वो है इनके टाइम को लेके, कि जनरली इमरजेंसी के टाइम पर है ना, इमरजेंसी के टाइम पर इनको ऐड किया गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके कारण कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उस समय ऐड करना ठीक नहीं था। ज़्यादातर जो पार्लियामेंटेरियन है उनको
जेल में डाल दिया गया था, पार्लियामेंट को भी एक्सटेंड किया गया था। तो वो टाइम ठीक नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम था वो। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना, उसको अमेंड करना, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो हम इसका क्रिटिसिज्म बता सकते हैं वो है ऑर्डर को लेके, है ना। तो यहाँ पर बता सकते हैं लैक ऑफ ऑर्डर, लैक ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर्स, है ना। लैक ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इनको अरेंज ठीक से नहीं किया गया है ना। इनको और अच्छे से ऐड किया जा सकता था और अच्छे से अरेंज किया जा सकता था। ऐसे ही हैफाजर्डली लगता है कि डिसऑर्डर वे में प्रेजेंट कर दिया है, कोई भी ड्यूटी कहीं भी डाल दी है, ठीक से अरेंजमेंट उनका नहीं देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से भी इनको क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने का नहीं है, कम से कम सिविल सर्विसेज में तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर पीटी निकालना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और अगर मेंस निकालना है तो फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं लेक्चर के बाद, और यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स बट दे आर फंडामेंटल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, एग्जामिन। 250 वर्ड्स में आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। आपको लिखना है इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसका जो सोल है, इसका जो आत्मा है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली वो आपसे सिग्निफिकेंस ही पूछ रहा है, और ये सिग्निफिकेंस थोड़ा सा आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर लिखना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, जस्टिसेबल नेचर नहीं है इनका, बट दे आर फंडामेंटल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो आपको बताना है कि सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सिग्निफिकेंस के ऊपर है। वहाँ भी आपसे पूछा गया है हाईलाइट द सिग्निफिकेंस, highlight the significance of fundamental duties in the Indian Constitution, discuss how the government can play its role in promoting fundamental duties among individuals। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 150 वर्ड में एड्रेस करना है, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंस के बारे में ही पूछा गया है। यहाँ पर एक पार्ट सिग्निफिकेंस को लेके है, और दूसरा पार्ट जो है उसमें पूछा गया है कि गवर्नमेंट कैसे इनको प्रमोट कर सकती है। तो यहाँ पर आप अवेयरनेस वगैरह लिख सकते हैं कि अब इनके ऊपर लॉ बना के इनको एनफोर्स किया जा सकता है, अवेयरनेस क्रिएट करके ये जो ड्यूटीज़ हैं इनको लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाता है उसको लेके, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनको इंक्लूडेट किया जा सकता है। ऐसे करके आप यहाँ पर जो तरीके हैं उनको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स, इनको प्रमोट कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। ये जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। एक और फैक्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं, वो है वर्मा कमेटी को लेके। वर्मा कमेटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्मा कमेटी जो है वो 1999 में इसको बनाया गया था। इस कमेटी की जिम्मेदारी थी कि ये कमेटी जो है देखेगी कि किस तरह के एक्ट्स या किस तरह के पॉलिसीज़ सरकार ने बनाई हैं या पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं ये ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए, यानी कि लॉज हमारे पास कितने हैं इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है, वर्मा कमेटी, 1999 में। और ये कमेटी बाद में अपना जो उसका जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको यहाँ पर प्रेजेंट करती है। तो वर्मा कमेटी आपको याद रखनी है फैक्ट के रूप में यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। ये इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा था इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, और उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ जुड़ा हुआ, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट सम practice questions. So this is all from this topic. Thank you all of you. Have a nice day.